ਵੀ 10 ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ वीज़ा तक पहुंचोगे, अदरवाइज वीज़ा नहीं आएगा। तो उनको पता हो कि ये हो गया तो अब क्या होना है, फिर क्या होना है, नेक्स्ट क्या होना है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि चीज़ पैरेलल में क्या चलनी है, कि एक साथ क्या हो सकता है, एंड सीरीज में क्या चलनी है, कि एक होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। वो तो कनाडा है ना, वहाँ पर तो कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, अच्छे अदारे पर ही होगी, अच्छे लेवल पर होगी वो, कि वहाँ पर रैंकिंग का क्या रोल है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में आपका एडमिशन हो जाए तो अगर 1000 बंदों का एडमिशन में 999 या 1000 का वीज़ा लगता है। वहीं पे कुछ ऐसे कॉलेज हैं अगर 1000 का अगर एडमिशन हो तो 2 या 3 का लगता है। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है। तुसी देख रहे हो इमीग्रेशन इनसाइट्स विद मनदीप ते मैं आस करती हूँ तो सारे ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम फिर तो बहुत खास और अज फिर तो कैनेडा की गल करांगे, कैनेडा की चर्चा करांगे। अंत तक साडे इस प्रोग्राम को जरूर देखियो। और फिर तो मेरे नाल एक्सपर्ट मौजूद ने, नाल ने स्पेयरहेड इंटरनेशनल दे MD मिस्टर अभिषेक बाखड़ जी। इन्हां दा बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, वेलकम। सत श्री अकाल। ठीक ठाक हो सर? हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे? जी बहुत वधिया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ 3B2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। फोकस करांगे किहड़े स्टैप ने, किन्ने आधार के उपर किसी भी कैंडीडेट ने जो अपना स्टडी वीज़ा अपलाई करना तो किहड़े प्रोसैस चों उहनूं निकलना पैंदा है, लाजमी प्रोसैस की है, किहड़े प्रोसैस के उपर या किहड़ी गल दे उपर ये गौर करन दी जरूरत है कि उहदे नाल किसी भी तरीके की कोई टाइम की या मनी की जिहड़ी समस्या ना आवे या हानि ना होवे, या फिर किसी भी तरीके नाल मैं देसी भाषा च कहां भी ठगी ना वजे, है ना। सारी गल असीं करांगे। जिद्दां असीं ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे सीगे, सर ने मैनूं दस्सिया कि 10 स्टैप ने, आपने मुझे बताया था ना भी 10 स्टैप ने, उन्होंने तुसीं फॉलो करना है, वो प्रोसैस चों निकलोगे तां ही वीज़ा तक पहुँचोगे, अदरवाइज वीज़ा नहीं आएगा। हाँ जी। सो सब तो पहला कुछ थोड़े ਜਿਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ क्यों फोकस करना क्यों ज़रूरी है ना 10 स्टेप्स से ऊपर। मैम देखो, बच्चों को पता ही नहीं लगता कि मैंने शुरुआत कहाँ से करनी है, अगर ये चीज़ मेरी होगी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, तो वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए फिर कंसल्टेंट्स को भी उनको अच्छे से क्लैरिटी नहीं देते, उनको पूरी चेकलिस्ट स्टेप्स की नहीं देते। तो उनको पता हो कि ये हो गया तो अब क्या होना है, फिर क्या होना है, नेक्स्ट क्या होना है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि चीज़ पैरेलल में क्या चलनी है, कि एक साथ क्या हो सकता है, एंड सीरीज में क्या चलनी है, कि एक होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ठीक है, इसलिए बड़ा जरूरी है आपको सारे स्टेप्स पता हो कि शुरुआत कहाँ से करनी है, खत्म कहाँ होएगा। ठीक है जी। सब तो पहले ऑप्शन तो उसे शुरुआत कर लेना है। सब तो पहला ऑप्शन कंसल्टेंट दे दफ्तर स्टूडेंट वड़िया जाके जी सर मेरा अप्लाई कर दो, है ना। हुण अप्लाई कर कित्थे दिता जावे, है ना। उत्थे ऑप्शंस देखनियां बहुत जरूरी हो जांदियां, फिर कोर्स देखना बहुत जरूरी हो जांदा है। ऑप्शन ते कोर्स सेम मतलब चीज़ां सेम स्टैप के उपर देखियां जाणगियां, या फिर कुछ मतलब हैगा कि ये अगे पिछे होके भी देख सकते हैं, या पहला कोर्स देखना ज़रूरी है, या पहला लोकेशन देखनी ज़रूरी है। हाँ मैम देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि आपने चूज़ करना है कि आपने क्या कोर्स करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपके पास ऑप्शंस हो कि क्या क्या आप कोर्स कर सकते हो। ठीक है। किसमें आपकी हाईएस्ट रेलेवेंसी बन रही है, किसके अंदर आपकी लोवेस्ट रेलेवेंसी बन रही है। ठीक है। तो आपके पास सारी लिस्ट हो, ऐसा नहीं कि आपके पास HR कर लो आप, या आपको एक बता दिया, या आप इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर लो, आपको एक बता दिया। आगे बस पता होना चाहिए कि MBA के बाद मेरे पास ये 10 कोर्सेज मैं कर सकता हूँ, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट ये है, फिर सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा ठीक। सेकेंडली फिर आप देखते हो कि अब रैंकिंग ये कोर्स कहाँ पे हैं। ठीक है, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट कहाँ पे, MBA कहाँ पे, जहाँ जो आप एलिजिबल हो। ठीक है, वो चीज़ आपने देखनी होती है। रैंकिंग ज़्यादातर बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको होता है कि सस्ते बता दो ये कोर्स कहाँ पे। सस्ता नहीं देखना होता, आपने अच्छी रैंकिंग देखनी होती है। ठीक है, आपके पास पता हो कि कोर्सेज सारे कौन कौन से हैं और रैंकिंग क्या है। रैंकिंग का मतलब है वीज़ा चांसेस। ठीक है, तो मैं वीज़ा चांसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो आपने फिर देखनी है। फिर देखना है कि अब अवेलेबल कहाँ पे है। आज आप में बैठे हो, सितंबर में कौन से अवेलेबल है, जनवरी में कौन से अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपका मोस्ट रेलेवेंट कोर्स या अच्छे रेलेवेंट कोर्स ही सितंबर में क्लोज है तो फिर आप जनवरी टारगेट करो। ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से फिर आप ये चीज़ें थर्ड चीज़ देखते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों की फिर आप फीस देखते हो, लोकेशन देखते हो, तो इन सारी चीज़ों का आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, कि सिर्फ 2 या 3 कोर्स सुन के खुश होके बैठना नहीं है, सारी लिस्ट आपके पास हो रैंकिंग वाइज,
उसके बाद फिर आप उसमें से कुछ ऑप्शंस चूज करो। थोड़ा सा ट्रैक से साइड हटूंगी मैं, ऑप्शंस हम सेकंड ऑप्शन पे बात करेंगे। उससे पहले जैसे आपने रैंकिंग की बात करी, वो तो कनाडा है ना, वहाँ पर तो कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, अच्छे अदारे पर ही होगी, अच्छे लेवल पर होगी वो, कि वहाँ पर रैंकिंग का क्या रोल है? मैम बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कॉलेजेस हैं। अब कॉलेजेस इतने छोटे हैं, या उस किसी में वर्क परमिट नहीं है, किसी के अंदर प्राइवेट है, सिलेक्शन उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोर्स उनके अंदर रेलेवेंट कोर्स नहीं है, तो आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा वीज़ा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू ए कॉलेज। अच्छा, गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा वीज़ा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू ए प्राइवेट कॉलेज, राइट, ओके, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी। तो गवर्नमेंट उसका और रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में आपका एडमिशन हो जाए, तो अगर 1000 बंदों का एडमिशन में 999 या 1000 का वीज़ा लगता है। वहीं पे कुछ ऐसे कॉलेज हैं, अगर 1000 का अगर एडमिशन हो तो 2 या 3 का लगता है, सिर्फ तो 2 या 3 का, कोई मुश्किल से सिर्फ 2-3, वो भी वो शौक हो जाते हैं कैसे लग गया। क्योंकि हाँ जी, क्योंकि आप ऐड देखते हो विदाउट आइलेट्स आ जाओ, तो क्या लगता है सब विदाउट आइलेट्स का वीजा लग जाता है। 1000 बच्चे अप्लाई करेंगे, 1-2 का लगेगा। तो वो ऐसे कॉलेज है, अब उनको पता है 2 का 3 का मेरा वीजा लग रहा है, 1000 ऑफर दे रहे हैं तो 3 का वीजा लग रहा है, और मेरे पे अगर 300 सीट है तो कितने ऑफर देने पड़ेंगे मेरे को? 1 लाख ऑफर देने पड़ेंगे। तो फिर वो कह रहा है बांटो बांटो, जो भी आ रहा है सबको ऑफर दो, 2 दिन में ऑफर लेटर दो, 1 दिन में ऑफर लेटर दो, ताकि मेरी जो कमाई जो मेरी सीट है वो, क्योंकि सीट भी बुक हो जाए और कमाई भी आ जाए, फीस भी आए, इस टाइप से चलता है। ओके, ठीक है, चलो ये तो फर्स्ट स्टेप से जुड़ी चीज रहेगी। सेकंड स्टेप हमारा आ गया कि अब कोर्स चूज कर लिया, कॉलेज चूज करना है, आपने देख लिया सारा, सेकंड स्टेप है चूज, अब आपने करना है। हाँ, अब क्या चीजें ध्यान रखें, कैसे पता लगेगा? तो मैम उसके अंदर आपको डेफिनेटली रैंकिंग आपको और कोर्स रेलेवेंसी आपने हाईएस्ट पे रखनी है, राइट। तो फिर आप कोशिश करते हो कि आप 4 या 5 जगह अप्लाई करो, ठीक है, ठीक है, आइडियली। अब बच्चे क्या करते हैं, जो 3 फ्री है जी इसमें कर दो, 2 फ्री है इसमें कर दो। फ्री की चीज भी हमेशा बेस्ट चीज नहीं होती। हो सकता है फीस उनने 1 लाख रुपए बढ़ा के 5000 रुपए फ्री कर दिया आपको, हो सकता है बेकार रैंकिंग हो इसलिए उसने फ्री कर दिया। तो आपने फ्री का नहीं करने, मैं नहीं कह रहा फ्री के करने नहीं, बट सिर्फ फ्री नहीं करना। आपने देखना है कि 2 ऐसे कॉलेज जो कि आपको लग रहा है कि शायद मेरा इनमें एडमिशन ना हो, इतने अच्छे हैं, तो आप उनको कहते हैं ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी। आपने 2 ड्रीम आपने चूज करने हैं। फिर आप एक सेव कर सकते हो, या फिट आप बोलते हैं उसको हम लोग टेक्निकली, कि एक फिट कॉलेज जिसके अंदर आप खुशी खुशी एडमिशन ले लोगे। 1 या 2 आपने सेफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी अप्लाई करना होता है। इनको पता है कि मेरी रैंकिंग से या मेरे लेवल से थोड़ी सी नीचे है, तो मेरा इनमें तो पक्का हो ही जाएगा। तो आप एक तरह से 4 या 5 जगह अप्लाई करते हो, 1 या 2 ड्रीम, 1 या 2 फिट, या 1 या 2 सेफ। तो एटलीस्ट 3 जगह तो अप्लाई करे ही करे, ठीक है। होप करो कि ड्रीम में हो जाए, पर ड्रीम में नहीं होता तो एटलीस्ट फिट में हो जाए। फिट में नहीं है तो सेफ में तो अपने अप्लाई किया हुआ है, उसमें तो मेरा हो ही जाएगा। तो ये आपका सेकंड स्टेप होता है कि आपने इस तरह से उसके अंदर कंसल्टेंट कैटेगरीज करना है खुद ने, ठीक है, राइट, ओके। अब ये हमने चूज कर लिया कि ऑफर लेटर अप्लाई करना है। यहाँ पे ये भी जरूरी है कि हमने फ्री वाली ऑफर लेटर नहीं अप्लाई करनी। फ्री वाली तो सिर्फ फ्री नहीं करनी आपने। अच्छा, फ्री वाली नहीं करनी, सिर्फ फ्री वाली नहीं करनी। फ्री वाली आप 3 अप्लाई करके आगे तो वो बेस्ट हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि अगर मैम $100 की बात है, आपने कनाडा जाके 2 घंटे 3 घंटे में कमा लेना, तो पैसा गया वापस आता है, ठीक है। हो सकता है $100 बचाने के चक्कर में आप कुछ ऐसा ऑप्शन छोड़ दो जो आपके लिए बहुत अच्छा था और उसकी थोड़ी कम भी फीस थी, ट्यूशन फीस ओवरऑल। तो आपने ओवरऑल ऑप्शन को देखना है, लोकेशन को, कोर्स रेलेवेंसी को, रैंकिंग को, रेपुटेशन को, इन सारे प्लेसमेंट को, इन सारी चीजों को देखना है। सिर्फ फ्री ही कोई चूज करके या आज मेरे को 5000 बचाना है, वो एम नहीं होना चाहिए। आप 3 साल 4 साल के हिसाब से सोचो। ठीक है, चलो आज हमने ये ऑप्शंस देख लिए, 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। अब हमारा ऑफर लेटर आ गया। अब ऑफर लेटर हो सकता है 3 जगह अप्लाई करा, तीनों जगह से आ जाए, हो सकता है 1 जगह से आए। अब फोकस वही ड्रीम पे फोकस करें, कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। फिर ऑफर लेटर को अप्लाई करने के बाद में, ऑफर लेटर को आने के बाद में अगला स्टेप क्या होना चाहिए? यहाँ पे अब ठगी ना बने, हमारे शिकार ना हो, वहाँ पे क्या फोकस करें? हाँ मैम, देखो ऑफर लेटर आने के बाद एक तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई किया कहीं किया तो हमेशा आप क्रॉस चेक कर लो एक ईमेल भेज के कि मेरा जेन्युइन है या नहीं है। अच्छा, ठीक है, उससे आप डेफिनेटली अगर फेक है वो ऑफर लेटर, जैसे अभी 700 बच्चों को डिपोर्ट किया है, उनमें से एक ही बच्चा अगर कॉलेज को ईमेल करके चेक कर लेता है तो आज वो इस धरने पे ना बैठे होते कनाडा के अंदर।
ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो ऑफर लेटर आने के बाद क्या है जेन्युइन है नहीं है। ऐसे हमने बहुत देखा है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का या टॉप यूनिवर्सिटीज का फेक ऑफर लेटर, वो फेक ईमेल आईडी बना लेते हैं, फेक ईमेल आईडी से फेक ऑफर लेटर आएगा। अच्छा। तो वेबसाइट पे जाके जेन्युइन और उनको आप चेक करो ऑफर लेटर को। सेकेंडली आप जब आपको पक्का हो जाए कि ऑफर लेटर जेन्युइन है, फिर आप वेट करो बाकी ऑफर लेटर्स का। ऐसे नहीं कि जहाँ से पहले आ गया वहीं पे ही आप अप्लाई करो, अनलेस वो ड्रीम से आया है देन यू कैन मूव अहेड। फिर उसके अंदर आप 2-3 चीजें चेक करनी होती है ऑफर लेटर के अंदर। एक तो कॉन्टैक्ट पर्सन का भी नेम होता है, ठीक है, तो आपने एक तो चेक करना होता है कि डेडलाइन क्या है फीस डिपॉजिट की, मिनिमम डिपॉजिट क्या है। तो ये 2 चीजें आप अपनी पहले नोट डाउन कर लो। अब डेडलाइन से पहले भी आपका विड्रॉ हो सकता है बट चांसेस कम होते हैं, अनलेस कोई बिल्कुल ही पास इनटेक है फिर बात अलग है, ठीक है। एक या 2 महीने के अंदर आपकी क्लास शुरू हो रही है, हो सकता है विड्रॉ करके किसी और को ऑफर कर दे, बट जनरली विड्रॉ डेडलाइन तक वो वेट करते हैं। डेडलाइन अपनी नोट करो। किसी में मिनिमम फीस होती है $1000, किसी में $2500, किसी में 1 सेमेस्टर की। तो वो चीज आप नोट करो कि हाँ मैंने इसकी डिपॉजिट के लिए करना है, उस तक वेट करो। एंड अगर वहां तक कोई और बेटर से आता है तो बेटर को आप चूज कर लो, अदरवाइज उसको आप प्रोसीड कर लीजिए। ठीक है, उसी को प्रोसीड करें। अच्छा, एक चीज और है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमने एक चीज देखी थी, मैं जेन्युइन कंसल्टेंट के काम नहीं करते बट जहाँ फ्रॉड की बात आती है, एक एडिटिंग करके ऑफर लेटर को स्टूडेंट को दे दिया जाता है ना, तो वो स्टूडेंट कैसे ये चीज जानेगा? वो ईमेल करे ना कॉलेज, ईमेल उसी वेबसाइट की ईमेल, वेबसाइट गूगल पे जाके ढूंढे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट या एडमिशन डिपार्टमेंट, उन सब कुछ इसी करके एक ईमेल करे, ठीक है, कि आई हैड अप्लाइड फॉर द ऑफर लेटर एंड आई हैव रिसीव्ड दिस फ्रॉम फलाना एजेंट, ठीक है, प्लीज वेरीफाई इफ दिस इज इशूड बाय यू और नॉट। ठीक है, ओके करे। अब अगर रिप्लाई नहीं आ रहा कॉल करके पूछ ले, ठीक है, बट वो एक छोटी चीज है, आप चेक कर लो, हो जाएगा, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगी, कोई बड़ा स्टेप नहीं है ये, ठीक है। हम नेक्स्ट 4th स्टेप पे अब आते हैं कि ट्यूशन फी पे करनी है, पेमेंट करनी है। अब पेमेंट आपको आके देनी है कि सही रास्ता क्या है? मैम देखो, कई कंसल्टेंट बोलते हैं कि हमको पैसे दोगे तो हम आपको कल को रिफंड की जरूरत पड़ेगी, रिजेक्शन हो गया तो हम आपको वापस कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट कराओगे तो फिर आप जानो आपका बैंक जाने, जैसे आप कर रहे हो, या आपका कॉलेज जाने, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये बहुत ही गलत मेथड है। अगर आपका कॉलेज जेन्युइन है तो पहली बात तो वो आपको आपके पैन कार्ड के थ्रू ही फीस आपने करानी होती है, ठीक है। तो मेरे पैन कार्ड के थ्रू कराएंगे तो मेरे को CBI का या जो टैक्स अथॉरिटी उसका आ जाएगा कि आप कितने बच्चों की आपके पैन कार्ड से पैसे आप वापस बाहर भेज रहे हो, जस्टिफाई मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उस केस के अंदर ज़्यादातर कंसल्टेंट भेजते ही नहीं, उनको फेक रसीद दे देते हैं और वो खुद पैसा रख लेते हैं, ओके, ठीक है। तो आपने हमेशा आइदर थ्रू बैंक और जैसे वेस्टर्न यूनियन है और बाकी फॉरेक्स की कंपनीज है, इनके बात करके भी आप डायरेक्ट ऑफर आप मतलब फीस आप पे कर सकते हो, ठीक है। आपको है कि बैंक अकाउंट क्या है तो आप कॉलेज को ईमेल करके, वैसे इंटरेस्ट उनका पेज होता है हर कॉलेज की वेबसाइट पे जहाँ पे फीस कैसे पे है उसके ऑप्शंस होते हैं, तो आप वो ढूंढ सकते हो। उसमें आपको सारे अकाउंट नंबर, सारे अलग अलग फ्लाई वायर वगैरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। या फिर आप कॉलेज को ईमेल करके भी उनसे क्या करते हो, आई वांट टू डिपॉजिट द फीस, व्हाट इज द प्रोसीजर। ओके, तो हमेशा आप थ्रू बैंक या थ्रू फॉरेक्स कंपनी ही करो। फॉरेक्स कंपनी थोड़ी सस्ती पड़ती है आपको, ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पे ट्रस्ट है तो आप वहाँ से आप फीस अपनी डिपॉजिट करो। कभी भी कंसल्टेंट को आपने पैसा या चेक या कुछ भी नहीं देना, वो एक सेफ रास्ता है। चाहे वो चेक भी ले रहा हो आपने नहीं देना। जो आपसे चेक मांग रहा है ट्यूशन फीस का 99.99% वो फ्रॉड पैसे तक ही जा रहे हैं, ओके, आगे नहीं जा, खराबी होगी आपके साथ में। अच्छा, GIC कनाडा हमने स्टडी वीजा अप्लाई करना है, बहुत जरूरी है। 2 सवाल, GIC कैसे जाएगी, कितनी अमाउंट में जाएगी, प्लस अगर कोई नॉन STS केस है, चाहे 1 मॉड्यूल 5.5 है या फिर PT वाला बच्चा है, क्या उसको GIC अपना देना ज़रूरी होता है या कोई बेनिफिट होता है GIC पे करने का, या जाती नहीं है GIC? जैसे हम 5th स्टेप हो जाते हैं GIC होता है, पहले तो मैं बता दूँ होता क्या। GIC होता है टेक्निकली गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। अब है क्या है, आपका एक बैंक अकाउंट खुल रहा है कनाडा के अंदर, तो कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि आप जो 1 साल का आपका खर्चा है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से उनने मोटा मोटा निकाला कि $10,000 मिनिमम खर्चा है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप ये जो $10,000 है ये बच्चे के उसके पेरेंट्स पहले ही जमा करा दे, ताकि उसके पास रहने का, खाने पीने का एक पैसा हो, उस पर मजबूरी ना हो कि उसको जॉब करनी पड़ रही है, या उसको बच्चा ऐसा ना हो कि डिप्रेशन में जा रहा है, हाय मैं भूखा ना मरे। तो कहते हैं आपके पास इतना पैसा हो और बच्चे का पहले एडवांस में जमा करा दो, तो ये GIC है। तो GIC अकाउंट का प्रोसीजर होता है कि अगर हम यहाँ से रिक्वेस्ट डालते हैं इंडिया से तो एक GIC अकाउंट खुल जाता है। उस अकाउंट के अंदर से बच्चा ही पैसा निकलवा सकता है, कोई कंसल्टेंट नहीं निकलवा सकता अगर आपका जेन्युइन खुला है। तो GIC अकाउंट आप खुलवा सकते हो। इंडियन बैंक में भी GIC खुल जाता है, जैसे ICICI इसमें खुल जाता है, या आप कैनेडियन बैंक का भी खुलवा सकते हो। वो एक सिंपल सा प्रोसेस है।
तो आप वो खुलवा लो। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन पार्ट का ये था। सेकंड पार्ट क्या था कि जो नॉन एसडीएस कैटेगरी, नॉन एसडीएस को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि जीआईसी का मतलब ये है कि आपके पास अपने खर्चे का पैसा है और आप कैनेडियन डॉलर में दिखा रहे हो, तो हमेशा एक पॉजिटिव है। क्योंकि सरकार चाहती है कि बच्चा फंड शो जो कर रहा है उस पर उसको ट्रस्ट कम है, जिसने ट्रांसफर कर दिए कनाडा में जो पैसे आ गए उसको उस पर ज्यादा ट्रस्ट है। कनाडा गवर्नमेंट खुद कह रही है, तो जो गवर्नमेंट कह रही है, जो गवर्नमेंट चाह रही है, आप वही करो। जो करोगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, कोई लॉस नहीं है। मतलब नॉन एसडीएस कैटेगरी वाले भी अगर जीआईसी शो करते हैं तो उसका प्लस पॉइंट है, नेगेटिव है। एसडीएस कैटेगरी बनाई, उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक उनने पेन है गवर्नमेंट का कि पहले आप थोड़ी सी फीस पे करते थे बुकिंग अमाउंट की एंड बाकी शो करते थे, जैसे आप आज भी करते हो यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। तो फिर कैनेडियन गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि जो फंड शो हो रहे हैं वो ज़्यादातर फेक हो रहे हैं, बड़ा मुश्किल है वो ट्रैक करना कि जेन्युइन है फंड किसके है, कंसल्टेंट के हैं, रिश्तेदार के हैं। फिर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपके पास फंड्स नहीं है और आप कनाडा पहुंच गए तो वहाँ पे फिर गड़बड़ होने के चांस होते हैं आपकी तरफ से कि आप विड्रॉ ले रहे हो, पढ़ नहीं रहे, वर्क परमिट पे जा रहे हो, कुछ और रास्ता ढूंढ रहे हो कि मैंने पैसे मेरे ना लगे एंड मैं कुछ और कर लूँ। तो उसके अंदर उनको होता है कि ये फिर गलत एंट्री होगी, ये बच्चा टैक्सेस नहीं देगा, अच्छी जॉब नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए फिर वो चाहते हैं कि इंग्लिश अच्छी हो, एसडीएस कैटेगरी में 1 साल की एडवांस फीस हो, 1 साल का एडवांस आपका खर्चा हो, ताकि फिर आप एम्बेसी पे प्रेशर नहीं है चेक करने के बच्चे के पैसे है नहीं हो, कि आपने ऑलरेडी जमा करा दिए, जो चाह रहे थे चेक करना आपके पास है। ठीक है। इसलिए आप जितने पास एसडीएस के आओगे उतना ही आपका वीजा चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे अब तक के 6 स्टेप। अब हम 7वें स्टेप पे आएंगे। ये फंड से रिलेटेड कि अब नॉन एसडीएस को तो चलो डन कर दिया आपने कि जीआईसी शो करोगे आप एसडीएस के करीब हो जाओगे। अब क्या फंड्स जो शो करने हैं किस मोड में शो करने हैं, फंड्स एसडीएस वालों को शो करने चाहिए, कोई बेनिफिट होता है कि नहीं, कौन स्पॉन्सर कर सकता है, फंड्स को शो करने का रोल क्या है मेन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने जीआईसी खुल गया, आपने जीआईसी जमा करा दिया थ्रू बैंक या फॉरेक्स कंपनी, आपने ट्यूशन फी जमा करा दी। उसके बाद आता है कि अब आपके स्पॉन्सर्स जो कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मदर है, मदर के पेरेंट्स हैं, या आपका सगा भाई बहन है, ये फैमिली के अंदर आते हैं, आपके ताऊ चाचा नहीं आते। वो लोग जिनकी इनकम है या जिनके पास बैंक में पैसे हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर उनके पास पैसे हैं तो आपने जरूर दिखाने चाहिए। अगर पैसे नहीं है, बिल्कुल खाते खाली हैं, तो फिर आप उसको ना दिखाओ। ओके, ठीक है। तो अगर आप दिखा सकते हो तो जरूर दिखाओ। स्पॉन्सर फिर लेटर लगता है उसका एंड वो दिखाते हैं, देखो ये हमारी इनकम के तो आपने दिखाने ही दिखाने। ठीक है। कंपलसरी नहीं है बट हाईली रिकमेंडेड है। कोई कंसल्टेंट बोले कि एसडीएस में जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बट अपनी प्रोफाइल को अगर आपके पास इनकम है तो आप इनकम में क्यों नहीं दिखा रहे। ठीक है। अदरवाइज सोर्स ऑफ फंड्स, फिर वो बात आती है कि पैसे कहाँ से लाए। ठीक है। तो आप फिर दिखाते हो। अगर आपके पास लोन है तो आप लोन अप्रूवल लेटर लगाते हो, प्री अप्रूव लेटर भी लगा सकते हो, या आपने लोन आपका अप्रूव्ड है, जो भी पॉजिटिव होता है। एजुकेशन लोन हमेशा पॉजिटिव होता है आपकी प्रोफाइल के लिए, क्योंकि जो एम्बेसी चेक करना चाह रही है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो होम कंट्री में, वो आपके बैंक ने चेक कर दिया। तो वो एम्बेसी खुश होते हैं इस बात से कि जिसको लोन मिल पा रहा है आपकी कंट्री के अंदर, वो फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके पास इनकम भी है, उसके पास प्रॉपर्टी भी है, उसके पास फंड पे करने के सोर्स भी है। हाँ, ठीक है। तो ये आपका स्टेप आता है जिसके अंदर आपने कहाँ से पैसे लाए, कितने पैसे हैं, आप अपने वो डॉक्यूमेंट आप कर रहे हो। ठीक है, डन। अब इसके बाद का अगला स्टेप आ जाता है मेडिकल। हाँ, मेडिकल के बारे में भी हमें मेडिकल के मैम बड़े लिमिटेड सेंटर्स हैं, जैसे चंडीगढ़ में 1 है, लुधियाना में 2 है। तो बड़े लिमिटेड सेंटर्स हैं जहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट आपकी डायरेक्ट एम्बेसी को जाती है। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं पे मेडिकल करा सकते हो कि आप पाथ लैब्स पे चले गए या आप कहे यार ये अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ जाके मेडिकल करा लेते हो। तो आपका फिटनेस टेस्ट नहीं है, वो मेडिकल टेस्ट है। वो देखते हैं कि कोई ट्रांसफरेबल डिजीज तो नहीं है जो आप कनाडा ले जा रहे हो, जो कि वो कनाडा में या किसी वेस्ट कंट्री में वो खत्म कर चुके हैं। तो आपका एक सिंपल मेडिकल टेस्ट होता है, एक नंबर है जैसे मैक्स है में आप चंडीगढ़ मोहाली के लिए, उसमें आप सिंपल एक कॉल करते हो, आप कहते हो भाई मेरे को जितनी जल्दी हो उसके अपॉइंटमेंट दो। वो बताएंगे ये आपके कागज चाहिए, ठीक है, आप ये लेके आ जाना। आपके नंबर और नाम अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, आप जाते हो वहाँ पे पैसे देते हो। जैसे अभी 6800 रेट चलता है, 6800 आपने दिए, उनने आपका एक्सरे वगैरह जो भी टेस्ट करते हैं करे, आपको रसीद दे देंगे कि ये आपका हो गया, ये आपके टेस्ट हुए। आपको रिपोर्ट नहीं बताएंगे क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं आई। अच्छा।
फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है जो कि 100 में से 1-2 बच्चे के आ जाती है, तो फिर आपको ईमेल आती है कि आपको ये चीज़ डिटेक्ट हुई है, आप इसका इलाज करा लो। अच्छा। तो वो 6 मंथ देते हैं, एंड जहाँ से आपका इलाज हो रहा होता है उस डॉक्टर आपका हर 2 मंथली अपडेट करता है कि ये दवाइयाँ हो रही है, ये स्टेटस है। 6 मंथ बाद फिर आपका दोबारा से मेडिकल होता है। ओके। उस पर आपके फाइल पे कोई असर नहीं होता। ऐसा नहीं कि रिजेक्शन आपका कर देंगे अगर मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, वो बस आपको एक्सटेंड हो जाएगा कि मान लो जनवरी इनटेक था, आपको फिर डेफर लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो एक ईमेल आ जाती है कि आप दोबारा से सैंपल दो एंड ये चीज़ आपकी शायद है, तो फिर वो उसको और डेप्थ में एनालाइज करते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, टीबी वगैरह किसी किसी की हिडन होती है, पता ही नहीं होता, तो फिर वो उसका इलाज चलता है 6 महीने के लिए। डॉक्टर हर 2 महीने में अपडेट करता है कि ये मेडिसिन बच्चे को दी है, ये उसकी अपडेट है, ये उसका एक्सरे है, वो अपडेट करता है एम्बेसी को। 6 महीने बाद फिर से दोबारा मेडिकल होता है, वो बच्चा पास कर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर मेडिकल की वजह से किसी का रिजेक्शन नहीं आता। 100 में से 1 बच्चे का हमने देखा है, अगर प्रोबेबिलिटी देखो कि मेडिकल में प्रॉब्लम आ जाती है, बट आप डेफर ले लो, रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आता है, मतलब मेडिकल की वजह से किसी का रिजल्ट नेगेटिव नहीं होता। राइट। और या फिर अगर आपका पास है तो सिंपल आपको कोई भी मेल नहीं आएगी, बस आपको रसीद आ गई, आप आगे एम्बेसी में अप्लाई करो, एंड फिर जब आपकी फाइल लग जाती है तो उसके बाद वो कहते हैं यू हैव पास द मेडिकल। ओके। वहाँ पे आपका स्टेटस दिखाता है। ठीक है। तो अगर कोई ईमेल नहीं आई 15 दिन तक तो आपका पास ही है। ठीक है जी, डन। ये हो गए हमारे अब तक के मेडिकल तक के जो स्टेप थे वो। अब एक स्टेप हमने और ऑफ कैमरा डिस्कस किया था कि आपको नोटरी करवाने पड़ते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। वो नोटरी पब्लिक उसका क्या? वो छोटा सा स्टेप है। अगर कोई भी आपका नॉन इंग्लिश में डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका प्रॉपर्टी का है, गोल्ड का है, आपकी मार्कशीट है कोई पुरानी, या फिर आपकी कोई आईडी है जिसके अंदर इंग्लिश नहीं है, तो आप उसको नोटरी करा के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो। ठीक है। तो वो कुछ है ऐसा तो आप कराओ, ठीक है, नहीं है तो नहीं जरूरी। हाँ। अब आ जाएगी बैकबोन की बात कि अगर वीजा आ गया तो सेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के सिर पे डाल दिया, नहीं आया तो भी आपकी एसओपी में कोई ना कोई कमी है। ज्यादातर ये चीज हमने देखी है। अब एसओपी के बारे में बताएं, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, और बहुत ज्यादा ब्रीफ में बात नहीं करेंगे। एसओपी एक बहुत लेंथी टॉपिक है, एक अलग से हम शो जरूर करेंगे, लेकिन ऊपर से कुछ तो लास्ट स्टेप होता है वो कि आप एसओपी पे वर्क करते हो, एंड वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है एक तरह से। जो भी आपका ओवरऑल प्रोफाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, ओवरऑल जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया है, उसके हिसाब से कंसल्टेंट आपके बच्चे के साथ मिलके एसओपी बनाता है, एंड फिर वो फाइलिंग, मतलब 9 स्टेप है। उसके बाद फिर वीजा की फाइल ही लगती है 10वां स्टेप। सीधा फाइल इसके ऊपर अपने शो किया हुआ एसओपी पे, तो उसका लिंक आई थिंक ऊपर हम डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे। बाकी अगले शो में भी हम एसओपी को जरूर डिस्कस कर लेंगे। तो अभी ओवरऑल निचोड़ नटशल में, हाँ, तो लास्ट स्टेप आपका वीजा की फाइल सबमिशन। फाइल सबमिशन पे आपकी बायोमेट्रिक की फीस पे होती है, एंड आपकी एम्बेसी की फीस पे होती है। ओके। $155 लगभग 9,500 रुपए आपकी एम्बेसी फी है। बायोमेट्रिक की अगर फर्स्ट टाइम आपका हो रहा है तो बायोमेट्रिक की फीस भी लगती है, लगभग 14-15 हज़ार के बीच में आपका टोटल खर्चा लगता है। ठीक है। तो जो कि क्रेडिट कार्ड से आपका पे होता है। उसके बाद आपकी रिसिप्ट आ जाएगी, इतने इतने आपने पैसे दिए, आपका एक नंबर आ जाएगा, यूसीआई नंबर इसको बोलते हैं। तो वो फिर आपने सबमिट कर दी, तो फिर वो आप कॉलेज को ईमेल कर सकते हो कि मेरी फाइल सबमिट हो गई है, ये मेरा स्टेटस है। उसके बाद फिर आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हो कि 11 स्टेप आ जाता है कि आप बायोमेट्रिक आपका हो रहा है, फिंगर्स के, आईज के, वो आपका ले रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता है, बच्चे रिजेक्शन आया, 2 पासपोर्ट नया बनवा लिया, तो एम्बेसी को पता ही नहीं लगता था कि पहले वाला बच्चा है या इसके जाली डॉक्यूमेंट थे, दोबारा बना रहा है। अब ये बायोमेट्रिक होने लग गए हैं पिछले काफी साल से, तो अब आप पासपोर्ट बदल लोगे, कुछ भी कर लोगे, दे कैन ट्रैक यू, ये वही बच्चा है। राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच इन 10 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवाने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कुछ मैसेज देंगे हमारी ऑडियंस को आप? नहीं मैम, बस यही है कि स्टेप्स नोट कर लो और आपको पता हो कि ये हो गया तो मेरे को नेक्स्ट क्या करना है, ये हो गया तो नेक्स्ट का क्या करना है। ठीक है, तो आपके पास वेल नोटेड हो। राइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अगला शो फिर तो लेके आवांगे जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।